बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नेक्स्ट न्यूनेटोलॉजी का टॉपिक है बर्थ एस्फिक्सिया या इसको हम पेरीनेटल एस्फिक्सिया कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है वो मैं टॉप प्रायोरिटी के ऊपर करवा रहा हूँ, जिससे हमारा मैक्सिमम जो है ना वो चांसेस है कि एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने एस्फिक्सिया की डेफिनेशन बताई थी कि लॉस और लेक ऑफ ऑक्सीजन है। बेसिकली ये एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग, कि बच्चा फेल हो गया है ब्रीथिंग को स्टार्ट करने में। फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग, कि वो अपनी ब्रेथ को स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है बेचारा, इतना वो मफलूज हो चुका, यूँ मैं तो कहूँगा। ठीक है, अब ये हाइपोक्सिया से हमने किस तरह, हाइपोक्सिया टिश्यू लेवल के ऊपर है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैकेनिकल इशू है हमारे पास कि वो फेफड़े ही नहीं खुल पा रहे उसके, या उसके मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ है। ठीक है, तो ये बातें होगी। अब यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर हैं। कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से बर्थ के ऊपर वो हमारे पास होता है? कुछ में माँ इन्वॉल्व है। जितनी भी लड़कियाँ मेरी वीडियो सुन रही हैं, कल को आपने होपफुली हाउस जॉब के बाद शादी की तरफ ही जाना है। ठीक है, तो कुछ की तो हो जाती, तो फिर आपके वजह से भी बेबी को हो सकता है। उसके अंदर एक है मैटरनल काज। ठीक है, फिर नंबर सेकंड पे हमारे पास आ सकता है प्लेसेंटल काज, जो दोनों माँ और बेटा या बेटी के दरमियान कनेक्शन है, वो एक वजह हो सकती है। नंबर थर्ड पे हो सकता है कि फीटल काज है, मतलब आपका जो बच्चा है, ठीक है ना, नामुना सा, उसकी वजह आ सकती है। अच्छा, मैटरनल काज में कौन कौन सी होती है? माँ को हो सकता है हाइपरटेंशन हो, ठीक है, बीपी उसका ज़्यादा हो। फिर उसको हो सकता है सीवियर हाइपोटेंशन भी एक बड़ी वजह है। या बीपी बहुत ज़्यादा है या बीपी बहुत कम है, वो शुगर की मरीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, या फिर वो कोई कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ, या उसको कोई पल्मोनरी डिजीज़ है जिसके अंदर वो हेरिडिटरी तौर पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है, तो वो एक, ये एक बड़ी वजह है हमारे पास। फिर हमारे पास हो सकती है कोई गुर्दे का मसला है, उसको नेफ्राइटिस के साथ वो प्रेजेंट कर रही है, या फिर उसको कोई पेल्विक एबनॉर्मेलिटीज़ है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, या फिर कोई हमारे पास उसको इन्फेक्शन चल रहा है। तो मतलब आप जितनी भी गायनेकोलॉजिकल है ना, वो भी साथ लिख देंगे, साथ में ये भी लिख देंगे, तो हो जाएगा काम आपका। ठीक है, प्लेसेंटा में क्या है कि प्लेसेंटा दोनों के दरमियान में एक इनसफिशिएंट है, मतलब एक कंडीशन हमारे पास होती है एब्रप्शन। ठीक है, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो सकती है, या फिर हमारे पास प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, ये क्यों हो सकती है? हो सकता है कि वो पोस्ट मैच्योरिटी के ऊपर, या कोई भी टॉक्सिमिक कंडीशन जो है ना इसके अंदर, या तो प्लेसेंटा अब नॉर्मल जगह पे है, अगर नॉर्मल है तो वो इनसफिशिएंट है कि वो सप्लाई कर सके। तो ये इन सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। अच्छा, फीटल के अंदर क्या है? फीटल के अंदर कॉर्ड जो है ना, मतलब ये अब फीटस है, उसकी ये तुन्नी है या अम्बलाइकस है, तो यहाँ पे उसकी कॉर्ड कंप्रेस हो जाए, तो ये भी एक बड़ी वजह है। ठीक है, तो हमारे पास कॉर्ड की हमारे पास कंप्रेशन हो सकती है। ठीक है, या उसकी पेट के अंदर एबनॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मली तो है ना हेड नीचे आ रहा, हो सकता है उसकी ब्रीच आ रही हो या फिर कोई और पोजीशन आ रही हो, तो एबनॉर्मल उसकी जो है ना वो पोजीशन होगी, माल प्रेजेंटेशन कह लें, या फिर उसको एनीमिया है बेबी को, जो ट्रांसपोर्टर है खून ले जाने वाला ऑक्सीजन, ठीक है, तो वही ख़राब है, आरबीसी कम है, या फिर उसको कोई इन्फेक्शन चल रहा है बच्चे को माँ के अंदर, या फिर उसको कोई वहीं पे कार्डिक एबनॉर्मेलिटी था। तो ये सारी की सारी हमारे पास 3 बड़ी वजह आपने ये लिख देनी है, एग्ज़ामिनर की आँख ब्लिंक कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कुछ पैथोफिज़ियोलॉजी के बारे में अगर उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पे पैथोफिज़ियोलॉजी, यस, इसके अंदर कह रहा है कि सीएनएस के अंदर से ना सबसे ज़्यादा जो लीक हो रहा है, देखो होता क्या है, जब ऑक्सीजन कम होगी तो सारा उसका ग्लाइकोलाइसिस जो होना है, जिसने उसको एटीपी देनी है, वो एरोबिक नहीं होगा, वो सारे का सारा क्या होगा, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, एटीपी तो बनेगी लेकिन साथ में हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा, फिर वो बेबी को एट दी एंड यूँ कह लें कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, साथ में हमारे पास क्या होगा,
हाइपोग्लाइसीमिया के साथ वो प्रेजेंट करेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो उसकी जो यूज़ हो रही है, ठीक है, और वो लैक्टिक हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, हाइपोटेंशन होगा। और हमारे पास जितने भी उसकी सेरिब्रल फंक्शन है ना, जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि CNS के अंदर क्या होगा, फ्लूइड की लीकिंग होगी, जिसकी वजह से उसको सेरिब्रल हमारे पास एडिमा होगा और इवन वो डेथ काज करवा देगा, ठीक है। अब इसके अंदर साथ ही जो एनर्जी डिपेंडेंट आयनिक पंप होते हैं, सोडियम पोटाशियम ATPase पंप है, वो भी हमारे पास ख़राब हो जाएंगे। होगा क्या, इससे हमारे पास बेसिकली जो ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएंगी। जो ट्रांसपोर्टर थे उनको एनर्जी नहीं मिली, उसके सारे के सारे ये जो मेम्ब्रेन है ब्रेन की वो डैमेज हो गई है। अब जब ये मेम्ब्रेन डैमेज है तो यहाँ से क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल सी मैं कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके अलावा वो कह रहा है हमारे पास कुछ इस्कीमिक इंजरीज हो सकती हैं, फोकल सीयर हो सकती हैं, हेमीप्लेजिया हो सकता है, या प्री टर्म में हमारे पास क्या रहेगा, अगर उसको कोई बेसल गैंग्लिया का डैमेज है तो वो हमारे पास होगा। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करना है? अब आप एज अ डॉक्टर, जब माँ आपके पास बर्थ से पहले भी तो आती है, तो पहले ही अगर डायग्नोस कर लेंगे तो हम इसकी ट्रीटमेंट भी जल्दी कर लेंगे, ताकि हमारे बर्थ के बाद हमें मसला ही ना हो ये वाला। तो हम क्या करेंगे, बिफोर बर्थ हो गया, और हमारे पास आफ्टर बर्थ हमें किस तरह पता चलेगा। बिफोर बर्थ आप देख लें, जितने भी उसको रिस्क है ना उनकी आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लें जितने भी हमारे पास रिस्क हैं, ठीक है। साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, आप CTG करते हैं, CTG में बेबी की हार्ट जो है ना वो आ जाती है 140 टू 160, 120 टू 160 होती है मोर और लेस, ठीक है। तो आप वहाँ पे जो है ना कोई भी, अब अगर आपको ब्रेडिकार्डिया नज़र आ रहा है, या उसकी एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन आपको अल्टर नज़र आ रही है, ठीक है, या फिर हमारे पास आप उसका जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो हमारे पास फीटल एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। वो कहता है कि बच्चे की हरकत बहुत कम है, अमूमन कहते हैं, या फिर थिक मिकोनियम इन ल्यूक्वियर हो तो वो सारी की सारी। और बर्थ के ऊपर क्या होगा, जब उसकी पैदाइश होगी तो उसका पहला साइन क्या होगा, आपने जो एपगार स्कोर है ना वो उसका काउंट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपगार स्कोर जिसे नहीं आता वो मेरा पुत्र छुट्टी करे अब। क्यों? क्योंकि ये मेन वाइवा क्वेश्चन है हर एक एग्जामिनर का। ऐसे बच्चों के अंदर हाइपोक्सिया, एस्फिक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया के बच्चे में एपगार स्कोर उसका बहुत ज़्यादा रिड्यूस होगा। यूँ कह लें, कोई टोटल 10 इसका होता है ना, तो इसका 3 से भी कम स्कोर हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई होगा, ठीक है। बाकी एपगार स्कोर होता क्या है, इसको मैं एंड पे डिस्कशन करता हूँ इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। पहले देख लो, कॉम्प्लिकेशन देख लो बर्थ एस्फिक्सिया की, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में उसने एक निमोनिक, यहाँ एक मैं बुक में देख रहा हूँ, उसने लिखा हुआ है हैम ड्रग्स, DRUGS, ठीक है। H से हमारे पास क्या है, हाइपोक्सिक एस्कीमिक, हमारे पास इनकेफ्लोपैथी, ठीक है, हाइपोक्सिक एस्कीमिक इनकेफ्लोपैथी, HIE, ये बात, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, ए से हमारे पास होता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है। एम से हमारे पास क्या हो सकता है, दिल का मसला, मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन हो सकता है। डी से हमारे पास क्या हो सकता है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन। आर से हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अब फिर यू से हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी GIT के अंदर अल्सरेशन हो सकती है। जी से हमारे पास क्या हो सकता है, ग्लूकोज जो है ना वो कम हो सकता है, जिस तरह यहाँ मैंने बताया हाइपोग्लाइसीमिया के साथ वो बच्चा प्रेजेंट करेगा। और एस से हमारे पास क्या हो सकता है, शॉक में जा सकता है, उसके LFTs बहुत रेज होंगे और लीवर की वजह से वो सारे के सारे शॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, डायग्नोसिस के अंदर ना आप, क्योंकि हमने कहा ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो आप उसके अंदर जो है ना वो MRI करवा लें, बेस्ट है, ठीक है। CT स्कैन भी आप करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। एक हमारे पास है AEEG, मतलब एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रो इनकेफ्लोग्राफी, जो है ना दिमाग का जो ब्रेन का होता है एक टेस्ट होता है, वो भी आप करवा सकते हैं डायग्नोसिस के अंदर। अब आपको पता चल गया ये बर्थ एस्फिक्सिया का पेशेंट है मेरी जान, तो अब आप डॉक्टर के ऊपर सारी की सारी बात आ गई है, डॉक्टर साहब मेरे बाल बचा लो, डॉक्टर साहब साडा पीरा का दिता हुआ बाल है जी, उन बचाओ। पीरा का नहीं होता एक्चुअल में, अल्लाह की मदद होती है, बाकी कुछ डॉक्टरों की होती है। हाँ, कुछ पीर होते हैं जो बहुत पहुँचे हुए, लेकिन आजकल के मैं जो देख रहा हूँ ना, अल्लाह माफ़ करे,
उनके पास खुद के पास V8 गाड़ी होती है और बेचारा जो मुरीद है वो अपनी बकरी कोई अपना कोई मुर्गी बेच के उसका नज़राना पेश कर रहा होता है। यार ये किधर काम, मुझे नहीं समझ आती ये कहाँ की जो है ना वो उनकी कफ़ायत शारी है। एनीवेज़ घर वो बेचारे मुरीद दाल रोटी खा रहे होते, पीर साहब इधर बकरे चला रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आती, बाकी अल्लाह करम करे सब के ऊपर। अच्छा, पोर्टेबिलिटी ट्रीटमेंट में क्या है ना, सबसे पहले आपने उसको थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना वो उसकी नर्सिंग करनी है, ठीक है? नर्सिंग केयर जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो नर्सिंग केयर में आपने उसका टेम्परेचर थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट उसको देना है, ठीक है? उसके वाइटल्स रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मल जो आप आम बंदे का करते हैं। वाइटल रिकॉर्ड कर लें और उसके इनपुट और आउटपुट जितना आप फ्लूइड दे रहे हैं और जितना आप उसके अंदर से निकाल रहे हैं ना, वो आपने नोट करना है। अगर जो आप कोई मसला आ रहा है खाने-पीने में, मतलब वो फ़ीड भी नहीं कर रहा, तो फिर आप नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है ना वो लाज़मी पास करेंगे। साथ में स्टोमक के अंदर से जो है ना वो जितना भी अगर मेकोनियम वगैरह चला गया तो वो भी आप एस्पायरेट करेंगे। उसके अलावा उसकी मॉनिटर करेंगे, क्या चीज़? ग्लूकोज़ को आप मॉनिटर करेंगे। उसके एबीजीज़ जो है ना, एट्रियल ब्लड ग्लूकोज़ लेवल आर्टीरियल ब्लड गैसेज़ जो है ना वो आप उसकी देखेंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन और हमारे पास जो भी हाइपॉक्सिया है ना उसके लिए आप वेंटिलेटर के ऊपर ले जाके उसको जो है ना ऑक्सीजन की थेरेपी शुरू करवा देंगे, ठीक है? उसके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट में बैलेंस रखना है, ठीक है? और उसको एसिडोसिस नहीं होने देनी। और रिस्क जो इन्फेक्शन का है, क्योंकि वो अब एक्सपोज़्ड हो चुका है बच्चा, तो आपने इन्फेक्शन के लिए जो है ना उसको प्रोफिलैक्टिकली एंटीबायोटिक हल्की-फुल्की दे देनी है। सीएनएस में इसको सीवियर्स हो रहे हैं, तो आप इसके अंदर फ़िनोबार्बिटोन जो है ना दिमाग की हालत ठीक करने के लिए, अगर तो उसको झटके लग रहे हैं, तो फ़िनोबार्बिटोन दे दोगे, ठीक? फिर अगर उसकी कार्डिक फेलियर हो रहा है, तो उसको आप डाइजॉक्सिन जो है ना, वो कार्डिक स्टिमुलेटर हो गया, और आइनोट्रोपिक सपोर्ट जो है ना, वो ड्रग्स दे दोगे जो उसके दिल को थोड़ी-सी सपोर्ट मिल जाए, ठीक है? सीवीएस में अगर वो हाइपोटेंशन हो रहा है, वो सारे हो गया। रीनल के अंदर उसकी यूरिन आउटपुट मॉनिटर कर लो। अगर उसका एक्यूट रीनल फेलियर है, तो उसको जो है ना आप फ्लूइड के ज़रिए मैनेज कर सकते हो, बाकी ट्रीटमेंट दे सकते हो। पल्मोनरी में अगर उसने मेकोनियम को एस्पायर कर लिया है फेफड़ों तक, तो आप जो है ना वो ट्रेकियल सक्शनिंग करेंगे, ट्रेकिया के अंदर जो है ना वो डाल के उसको वहाँ से मेकोनियम को सक करेंगे ताकि उसका रास्ता तो खुले ना। एपनिया और CO2 रिटेंशन है, तो आप जो है ना वो वेंटिलेटर के ऊपर पॉज़िटिव प्रेशर वेंटिलेटर दे देंगे, ठीक है? और हाइपरटेंशन के लिए आप इनहेल्ड जो है नाइट्रिक ऑक्साइड दे सकती हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जीआईटी में वही है, एंटीबायोटिक और अवॉइड करना है, कोई इंटरफेरिंग में करेक्ट करना है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी, वो बच्चों वाली बात है, कोई ऐसी बात नहीं है बर्थ एस्फिक्सिया में। तो ये इतनी अगर बातें लिख दोगे ना तो इंशाल्लाह मोर देन इनफ है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ एपगार स्कोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को वो नहीं आता ना, तो मेरा पुत्र वो छुट्टी करे।